अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरी वॉइस सबको आ रही है? यस सर, आ रही है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, मेरी स्क्रीन सबको शेयर हो रही है स्टूडेंट्स? सर ओके जनाब, स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो हमारा टॉपिक था, कोई बता दे क्या था? लैब नंबर 8 का कंटेंट क्या था हमारा? इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन था, या इनकैप्सुलेशन के साथ हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि भाई एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो जनाब, मैंने आप लोगों से वाइवा में भी ये बात पूछी थी कि भाई कितने टाइप के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं और आपस में उनका डिफरेंस क्या होता है। These are the scope of the variable, scope of any class, scope of any method we use as per requirement, right? तो इनकैप्सुलेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है जनाब? इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट होता है डाटा को बाइंड करना। सही है। अब डाटा को बाइंड करने से क्या मुराद ये है? अच्छा, आप लोगों से वाइवा में एक बात पूछी थी कि जनाब इनकैप्सुलेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। तो मुझे याद नहीं पड़ रहा कि किसी ने भी ये वाला जवाब किया हो कि भाई इट इज़ दी प्रोसेस ऑफ डाटा बाइंडिंग। और बाइंडिंग से क्या मुराद होती है जनाब कि आपकी क्लास के में कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जो कि प्राइवेटली होती हैं, जिनका स्कोप विद इन द क्लास होता है, बट उसको यूज़ आप अपने मर्जी के मुताबिक आउटसाइड द क्लास कैसे करते हो। ये कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन का, कि आप किसी मेथड में बाइंड करते हो, कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हो या प्रॉपर्टी मेथड को यूज़ करते हो। दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा बाइंडिंग, राइट जनाब? लैब नंबर 9 जो है वो हमारे पास है प्रॉपर्टीज। एनी आइडिया अबाउट प्रॉपर्टीज? क्या होती है प्रॉपर्टीज? इसको कहा जा रहा है कि भाई ये क्लास मेंबर होता है। किसी को कोई आइडिया है इसके बारे में? जनाब, प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या है कि पहली लाइन में लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टी इन सी शार्प इज अ मेंबर ऑफ द क्लास दैट प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म फॉर क्लासेस टू एक्सपोज द प्राइवेट फील्ड। जो अभी अभी मैंने बात की कि जनाब अगर हमारे पास कोई किसी भी क्लास के अंदर फील्ड्स कुछ प्राइवेट हैं, उनको एक्सपोज करने के लिए यानी लिखा हुआ है एक फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है क्लास के लिए, ताकि वो एक्सपोज कर सके प्राइवेट फील्ड्स को, क्योंकि प्राइवेट फील्ड का स्कोप विद इन द क्लास होता है। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लूँ जनाब, मैंने यहाँ पर एक क्लास बना ली। क्लास किस नाम से बना ली? स्टूडेंट्स के नाम से बना ली।
और इसी तरीके से उसके अंदर कुछ फील्ड, फॉर एग्जांपल प्राइवेट इंटीजर, मैंने यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी ली। अब ये फील्ड मैंने जैसे क्रिएट कर दी, तो अब इसका स्कोप तो विद इन द क्लास है। अब जाहिर सी बात है, अगर मुझे इसमें कोई वैल्यू देनी है या कुछ है तो मैं तो यहाँ पे एक्सेस करूँगा। अब यहाँ पर इसको एक्सेस कर नहीं सकते। अगर फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया s1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट्स, तो जनाब s1 करके मुझे ये इन्वोक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ प्राइवेट फील्ड, इसका स्कोप विद इन द क्लास है। कि हाँ, अगर मैं इसी के में मौजूद अगर कोई मेथड बनाऊं पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ पर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँ आईडी को, तो ये एक्सेसिबल है, यानी अपने क्लास के अंदर कहीं भी एक्सेसिबल है। यानी यूँ समझ लें हम कि ये जो स्कोप है ना, पहला डेलीमीटर और ये क्लोजिंग डेलीमीटर, इन्हीं के दरमियान जो है वो इसका स्कोप है कि यहाँ पे बन भी सकता है और यहाँ पे स्कोप इसको इन्वोक भी करवा सकते हैं। बट जनाब हमारे पास कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमें इस क्लास को एक्सपोज करना है किसी भी जगह एनीवेयर, और इसकी प्राइवेट फील्ड को एक्सपोज करना है, तो जनाब वहाँ पर प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमें फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म से क्या मुराद है इसको भी देखते हैं, क्योंकि हमारे पास आगे एक कंडीशन आने वाली है। उस कंडीशन को पूरा अचीव करेंगे प्रॉपर्टी मेथड से, गेटर सेटर से, तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए चलेंगे। क्लास 2 मिनट दीजिएगा, एक कॉल आ रही है। जनाब, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई ये फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। अब अगली बात क्या की जा रही है कि इंटरनली प्रॉपर्टी आर द स्पेशल मेथड कॉल्ड एक्सेसर। हम लोग आमतौर पर प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, बल्कि कहा जाता है प्रॉपर्टी को ये स्पेशल मेथड्स होते हैं। अब प्रॉपर्टी मेथड और स्पेशल और नॉर्मल मेथड में क्या डिफरेंस होता है? तो जनाब, नॉर्मल मेथड हमें पता है कि किस तरीके से बनाए जाते हैं। या तो कोई रिटर्न टाइप का मेथड बनाया जाता है, पब्लिक इंटीजर नंबर डिस्प्ले के नाम से। अगर फॉर सपोज मैंने एक मेथड बना लिया, तो ये जनाब रिटर्न करेगा मुझे कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू। एक मेथड बनाया जाता है कि पब्लिक वाइड डिस्प्ले का, जो कि इसकी अपनी कोई फंक्शनलिटी हो दे सकते हैं। अब ये वाले मेथड प्रॉपर्टी मेथड नहीं कहलाते। प्रॉपर्टी मेथड जो है वो हमें दो कीवर्ड प्रोवाइड करते हैं, जिनको हम लोग एक्सेसर्स कहते हैं। कि यानी अगर मैं प्रॉपर्टी मेथड की बात करूं, तो प्रॉपर्टी मेथड किस तरीके से बनते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल पब्लिक इंटीजर
आईडी के नाम से मैंने प्रॉपर्टी मेथड बनाया, तो जनाब इसमें कहीं कभी भी ये नहीं आता पैरेंथेसिस। प्रॉपर्टी मेथड में कभी पैरेंथेसिस नहीं आती, जबकि नॉर्मल मेथड में पैरेंथेसिस आते हैं। प्रॉपर्टी मेथड में डायरेक्ट बॉडी बनती है, और ये बॉडी जो है वो हमें दो टाइप के एक्सेसर प्रोवाइड करती है। एक सेट एक्सेसर प्रोवाइड करता है, ठीक है जनाब, और एक जो है वो गेट एक्सेसर प्रोवाइड करता है। गेट में जब तक के एरर आता रहेगा, जब तक मैं रिटर्न का कीवर्ड नहीं दूंगा, ठीक है जनाब। अब ये रिटर्न करवाएगा कोई भी वैल्यू एक्स वाई जेड, तो प्रॉपर्टी ये पूरी मिलकर बनती है प्रॉपर्टी मेथड। अब प्रॉपर्टी मेथड में और सिंपल मेथड में क्या डिफरेंस है जनाब, कि सिंपल मेथड में कोई एक्सेसर हमें नहीं मिलता, जबकि प्रॉपर्टी मेथड क्या है कि स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है कि जिसमें जनाब अब देखें, अगर मुझे प्रॉपर्टी यानी गेटर सेटर इंप्लीमेंट करना है ना, यानी प्रॉपर्टी के मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट करना है बाय यूजिंग सिंपल मेथड, तो जनाब प्रॉपर्टी मेथड के अंदर जो काम सेट कर रहा है और जो काम गेट कर रहा है, सेट क्या कर रहा है, यूजर से इनपुट लेता है, और गेट क्या करता है जनाब, रिटर्न करके देता है। तो ये एक ही प्रॉपर्टी मेथड है जिसके अंदर दो फंक्शनलिटी मौजूद है। अगर मुझे इसी मैकेनिज्म को किसी ट्रेडिशनल अप्रोच से इंप्लीमेंट करना है, तो जनाब मुझे दो मेथड बनाने पड़ेंगे। एक वो मेथड जो कि गेट का काम करे जैसे कि रिटर्न, एक मेथड जो कि सेट का काम करे जो कि यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है जनाब, अब इस पे आते हैं। तो अभी हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया कि भाई प्रॉपर्टी मेथड और सिंपल मेथड में क्या फर्क है। तो जनाब यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी आर द स्पेशल मेथड कॉल्ड एक्सेसर। सही है, एक्सेसर कौन क्या थे कि भाई गेट सेट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द प्रॉपर्टी हैज टू एक्सेसर्स। कौन कौन से, एक गेट प्रॉपर्टी एक्सेसर एंड सेट प्रॉपर्टी एक्सेसर, यही देखा ना अभी हमने। तो जनाब प्रॉपर्टी मेथड जो है वो हमें दो टाइप के एक्सेसर्स प्रोवाइड करता है, एक गेट प्रोवाइड करता है और एक सेट प्रोवाइड करता है। जनाब गेट का काम क्या होता है, गेट हमेशा रिटर्न करता है प्रॉपर्टी वैल्यू, एंड सेट जो है वो असाइन अ न्यू वैल्यू, चाहे वो यूजर से इनपुट लेता है या तो हार्ड कोडली आप लोग वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। अब जनाब असल चीज ये है कि भाई इसके अंदर यानी कहा जा रहा है कि गेट जो है वो गेट एक्सेसर रिटर्न अ प्रॉपर्टी वैल्यू। अब प्रॉपर्टी वैल्यू कहाँ से आई आई वो सेट लेके आएगा। जो सेट वैल्यू लेके आएगा गेट जो है वो उसको रिटर्न करेगा। तो जनाब वैल्यू आएगी कहाँ से, सेट के पास। तो सेट के अंदर एक कीवर्ड यूज होता है वैल्यू का, कि जब भी उस प्रॉपर्टी मेथड में हम वैल्यू देते हैं तो ये वाला वैल्यू का कीवर्ड इस्तेमाल होता है। अब कैसे होता है, कि क्या वर्क होता है इसका, इसको अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा अगली चीज क्या कह रहे हैं कि भाई प्रॉपर्टी इज इन सी शार्प एंड डॉट नेट हैव वेरियस एक्सेस लेवल दैट आर डिफाइंड बाय एक्सेस मॉडिफायर। प्रॉपर्टी जो है सी शार्प के अंदर या डॉट नेट के अंदर डिफरेंट एक्सेस लेवल होते हैं इसके। और एक्सेस लेवल कैसे प्रोवाइड करता है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं जनाब, कौन बताएगा। जी स्टूडेंट्स, एक्सेस लेवल का क्या मतलब है। मतलब सर वो कहाँ कहाँ एक्सेस हो सकते हैं, कि किस किस जगह पे एक्सेस हो सकते हैं, मतलब विद इन द क्लास या आउटसाइड द क्लास हाँ, तो कौन कौन से एक्सेस एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। जी सर, एक्सेस मॉडिफायर जी पब्लिक, वेरी प्राइवेट, गुड। इंटरनल और सर याद नहीं आ रहे बाकी के। प्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड इंटरनल। और इंटर प्रोटेक्टेड इंटरनल। हाँ वेरी गुड। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि अब ये जो मेरे पास क्लास है स्टूडेंट, इसका एक्सेस लेवल इस टाइम आपको क्या नजर आ रहा है। सर ये इंटरनल है। अब इंटरनल क्या होता है। सर इंटरनल ये होता है कि विद इन द प्रोजेक्ट कहीं भी यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली सही है। अक्सर स्टूडेंट जो है वो इसमें ब्लेंडर कर रहे होते हैं, वो कह देते हैं कि भाई विद इन द क्लास। नहीं भाई,
आउटसाइड द क्लास, विद इन द, मतलब क्लास टू क्लास, ये किसी और क्लास में भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। अक्सर स्टूडेंट ये वाली बात बोल देते हैं, भाई ये काम तो पब्लिक और इंटरनल दोनों में होता है। कोई ये नहीं कहता, ज़्यादातर स्टूडेंट यही वाले जवाब दे रहे होते हैं कि भाई ये आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस हो सकता है। ऐसा नहीं है। आउटसाइड द असेंबली अगर पब्लिक लिखा हुआ होगा तो जनाब आप किसी और नेम स्पेस पे भी इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इंटरनल है, चाहे वो इंटरनल फील्ड हो या इंटरनल क्लास ही क्यों ना हो, वो अपने प्रोजेक्ट में कहीं भी इस्तेमाल हो सकती है विद इन दी असेंबली। अगर इसी सॉल्यूशन में एक और प्रोजेक्ट हम ऐड करेंगे और उसको इसके साथ रेफरेंस प्रोवाइड करेंगे, नेम स्पेस कॉल करवाएंगे, तो जनाब पब्लिक दूसरे प्रोजेक्ट में एक्सेसिबल होगा लेकिन इंटरनल फिर भी नहीं होगा, राइट। तो जनाब प्रॉपर्टी के बारे में भी ये कह रहे हैं कि भाई प्रॉपर्टी के भी कुछ एक्सेस लेवल होते हैं, जिस एक्सेस मॉडिफायर से हम लोग उनको एक्सेस लेवल प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जनाब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ गई कि प्रॉपर्टी जो है वो कैन बी रीड राइट, प्रॉपर्टी कैन बी रीड ओनली, और प्रॉपर्टी कैन बी राइट ओनली। इसका मतलब आप लोग में से कोई बता सकता है कि रीड ओनली, रीड राइट? अभी मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को बताई थी जनाब, मेथड से ही सर बता रीड दो। ओनली का मतलब तो ये होगा कि आप उसको खाली ना रीड कर सकते हो, उसके अंदर कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते। वेरी गुड, राइट ओनली का मतलब ये है कि वैल्यू रिट्रीव नहीं करवा सकते, सिर्फ आप दे सकते हो उसको वैल्यू। वेरी गुड, सही है। और सर रीड राइट का मतलब है आप लिख भी सकते हो और इस्तेमाल भी कर ले भी सकते हो। हाँ, रीड राइट का ये मतलब है। वेरी गुड, ठीक है जनाब। तो प्रॉपर्टी में अभी मैंने आप लोगों को बताया कि भाई जनाब दो एक्सेसर यूज हो रहे होते हैं। कौन सा? एक गेट होता है और एक सेट होता है। गेट का काम, अच्छा मुझे बताइए कि गेट के बारे में लिखा हुआ था कि गेट एक्सेसर रिटर्न अ प्रॉपर्टी वैल्यू, तो क्या ये रीड कहलाएगा या राइट कहलाएगा? सर ये राइट कहलाएगा। नहीं, राइट नहीं सर ये कहलाएगा। दोनों हैं, इसके अंदर आप कर भी सकते हैं, दे भी सकते हैं और हासिल भी कर सकते हैं उसके बारे में। आप सर ये रिटर्न जो वैल्यू वैल्यू उसमें करवा से रहे हैं ऊपर से रीड उसमें तो करवाएगा। डिफाइन कर रहे हैं ना। हाँ, गेट का काम है सिर्फ रिटर्न करवाना, तो क्या ये रीड हुआ, राइट हुआ? रीड हुआ सर। रीड हुआ ना, क्योंकि वो सेट से वैल्यू को सिर्फ जस्ट रीड करेगा। जो सेट से इसको वैल्यू वैल्यू मिलेगी वो रिटर्न करवा के देगा। द रीड ओनली प्रॉपर्टी सेट है, राइट। तो प्रॉपर्टी जो है जनाब, उसमें अगर किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर गेट सेट दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं तो इसका मतलब वो ये है, रीड राइट। अगर प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ गेट इस्तेमाल हो रहा है, और अभी एक कंडीशन आएगी, ये यहाँ पर एक कंडीशन है, ये वाली एग्जाम्पल को हम पूरी सॉल्व करने जा रहे हैं। इनमें तमाम बातें क्लियर होंगी, इसलिए मैं ज़रा इस पैराग्राफ में थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ, ताकि ये पैराग्राफ में जो पॉइंट है ना ये क्लियर हो जाएंगे ना, तो ये एग्जाम्पल आसानी से सॉल्व हो जाएगी। प्रॉपर्टी में अगर गेट सेट इस्तेमाल हो रहा है तो जनाब इसका मतलब वो प्रॉपर्टी क्या हो गई? रीड राइट प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी में अगर सिर्फ गेट इस्तेमाल हो रहा है तो जनाब वो क्या हो जाएगा? वो रीड ओनली हो जाएगा। अगर राइट ओनली यानी सिर्फ अगर सेट इस्तेमाल हो रहा है तो जनाब वो क्या हो जाएगा? वो राइट ओनली प्रॉपर्टी हो जाएगी। द रीड राइट प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट बोथ, यहाँ पे देखिए इन्होंने मेरी बात की वजाहत कर दी कि जनाब अगर रीड राइट प्रॉपर्टी है तो इम्प्लीमेंट बोथ गेट एंड सेट एक्सेसर। अगर रीड राइट प्रॉपर्टी है तो जनाब प्रॉपर्टी के अंदर गेट सेट दोनों इस्तेमाल होंगे एक्सेसर। अगर राइट ओनली प्रॉपर्टी है तो इम्प्लीमेंट दी सेट एक्सेसर। सही है, मैंने राइट के लिए क्या बोला था? सेट, बट नो गेट। अगर राइट ओनली है तो जनाब वो क्या है? वो सेट है, लेकिन उसमें गेट नहीं होगा फिर। और अगर वो रीड ओनली प्रॉपर्टी है तो जनाब सिर्फ उसमें गेट एक्सेसर होगा। अब अपने लास्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं कि इन सी शार्प आर नथिंग बट द नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ डेटा फील्ड सी शार्प प्रॉपर्टी, और दे आर यूजुअली नोन एज स्मार्ट फील्ड इन सी शार्प कम्युनिटी। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म प्रोवाइड करते, तो ये उसी फीचर के से रिलेटेड बात की जा रही है कि भाई आप
कि नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ द डाटा फील्ड कहलाती है। यानी नेचुरल एक्सटेंशन से मुराद ये है कि जनाब आपकी एक नॉर्मल फील्ड है जैसे कि आईडी, सही है। अब मैं एक प्रॉपर्टी मेथड बना लूँ, यानी फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी मेथड किस तरीके से, पब्लिक इंटीजर, मैंने यहाँ पर आईडी के नाम से प्रॉपर्टी मेथड बना लिया और इसी तरीके से यहाँ पर सेट कर दिया और जनाब यहाँ पर गेट कर दिया। अब अगर जनाब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई दिस डॉट आईडी इक्वल टू वैल्यू, अब ये वैल्यू का कीवर्ड क्या होता है, देन उसके बाद रिटर्न करवा दो आईडी। अब इसका क्या मतलब है जनाब, देखें ये जो लाइन लिखी हुई है ना कि C# प्रॉपर्टी आर नथिंग बट द नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ द डाटा फील्ड। अब आपकी एक्चुअल डाटा फील्ड क्या थी, ये थी जो कि प्राइवेट थी, हमने इसी के नाम से एक प्रॉपर्टी बना ली। अब यूजर को लगेगा, किसी और बंदे को लगेगा कि भाई इसके अंदर आईडी के अंदर यूजर वैल्यू दे रहा है 100, सबको यही लग रहा है ना, जबकि क्या है ये नेचुरल एक्सटेंशन है किसकी, इसकी। तो अब जो यूजर से इनपुट आ रहा है जनाब 100, उस 100 की वैल्यू को कौन पिक करता है, वैल्यू का कीवर्ड, और वैल्यू का कीवर्ड के पास 100 वैल्यू आ गई तो इसने सीधा सीधा इस प्राइवेट डाटा फील्ड को 100 की वैल्यू असाइन कर दी। तो दिस इज द प्योर कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन कि आपने अपने डाटा बाइंड किया हुआ है, सही है। डाटा किस में बाइंड कर रहे हो, प्रॉपर्टी में। प्राइवेट डाटा है उसको बाइंड किया हुआ है किसके अंदर, प्रॉपर्टी में, जबकि प्रॉपर्टी क्या है, पब्लिक। एंड यूजर को क्या दिख रहा है कि भाई आप आईडी में वैल्यू दे रहे हो, जबकि आईडी ये एक्चुअल आपका डाटा फील्ड नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी मेथड है, सही है। तो ये बेसिकली इनकैप्सुलेशन को जो कैप्सूल की मिसाल दी जाती है, तो जो कैप्सूल का ऊपर का कवर कौन है, वो ये है, और अंदर की दवा कौन सी है, ये। कॉन्सेप्ट समझ में आया ये बात। तो यहाँ पर हमारे पास इस लाइन का यही मतलब था कि C# प्रॉपर्टी आर नथिंग बट द नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ द डाटा फील्ड, और दे आर यूजुअली नोन एज द स्मार्ट फील्ड। अब ये स्मार्ट फील्ड है ना, स्मार्टली वर्क कर रही है, हमें लग रहा है कि भाई जनाब ये बिल्कुल उसी तरीके से, अगर मैं यहाँ पर इस लाइन को कमेंट आउट करूँ फॉर द टाइम बीइंग और इस फील्ड को क्या कर दूँ पब्लिक, तो अब इसमें भी तो जनाब उसी तरीके से वैल्यू जाती है जैसे हम प्रॉपर्टी में दे रहे हैं, इक्वल टू 100। तो अब मुझे बताइए कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो ये बात भी आगे हमें बताएंगे ये लोग कि भाई प्रॉपर्टी क्यों इस्तेमाल करते हैं, एडवांटेज क्या है जनाब। वो एडवांटेज यही होता है, मैं भी पहले से बता दूं आप लोगों को, कि आपकी एक्चुअल जो फील्ड होती है वो प्राइवेट होती है, लेकिन जो प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल उसी तरीके से यूज होती है जैसे आपकी प्राइवेट फील्ड। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जनाब आप किसी प्राइवेट फील्ड को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है जनाब। अब we know that the data encapsulation and hiding are the two fundamental characteristics of any object-oriented programming language. Encapsulation और hiding ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। Encapsulation को हम डाटा हाइडिंग नहीं कहते, डाटा बाइंडिंग कहते हैं। डाटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्शन में आता है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्शन ये दो अलग अलग चीजें। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट है और एब्स्ट्रैक्शन एक अलग कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप अपनी क्लास की कुछ चीज़ों को क्या करते हो, हिडन तौर पर इस्तेमाल करते हो, हाइड करते हो, जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं। इसकी मिसाल हम लोग इस तरीके से लेते हैं कि जनाब आपके पास गाड़ी है, सही है, और आप एक नॉन टेक्निकल आदमी हो। चलो मैं अपनी बात कर लेता हूँ। फॉर सपोज मेरे पास गाड़ी है, मुझे गाड़ी चलाना आती है, लेकिन मुझे गाड़ी का मैकेनिज्म नहीं पता कि गाड़ी के अंदर। अब मुझे बताओ कि मुझ जैसे बंदे को जिसका कंसर्न सिर्फ गाड़ी चलाना है, तो क्या इसके मैकेनिज्म के बारे में जानना जरूरी है? नहीं, ये उसको जानना जरूरी है, ये उसको जानना जरूरी है भाई जो कार का काम करता है, जैसे मैकेनिक हो गया, हाँ भाई उसको मैकेनिज्म जानना जरूरी है।
तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कि सिर्फ ज़रूरी चीज़ें आप अपने डिस्प्ले करो, शो करो, बाकी चीज़ों को हाइड करो। इंजन गाड़ी के ऊपर नहीं लगा हुआ होता, वो हिडन तौर पर होता है लेकिन वर्क कर रहा होता है, सही है। और लेकिन उस इंजन के बगैर आप गाड़ी चला नहीं सकते, राइट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन डेटा हाइडिंग। तो जनाब यहाँ पे ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। इन सी शार्प इनकैप्सुलेशन इज पॉसिबल थ्रू द आइदर क्लास और स्ट्रक्चर। सी शार्प के अंदर इनकैप्सुलेशन जो है जनाब वो क्लासेस और स्ट्रक्चर्स इन दोनों से पॉसिबल है। लेकिन जनाब हमें नहीं पता कि भाई स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं। आप लोगों ने दो टाइप की मेमोरी सुनी होगी, एक हीप मेमोरी और एक स्टैक मेमोरी, नाम सुना है इनका? यस सर। और एक हमारे पास एक एक्सेप्शन भी आती है, स्टैक ओवरफ्लो। सर वो स्टैक की मेमोरी कम होती है ना, जबकि हमारी जितनी भी हाँ, वो समझ में आई। तो जनाब वो जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम क्लास की तरह बनते हैं, लेकिन जनाब ये स्टैक मेमोरी एलोकेट करते हैं, सही है। तो इसलिए स्टैक मेमोरी क्योंकि शॉर्ट मेमोरी होती है, तो आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, इसलिए क्लासेस को इस्तेमाल करते हुए चलते हैं, क्योंकि ये हीप मेमोरी में जाती हैं। और हीप मेमोरी क्या होती है? एक ह्यूज मेमोरी होती है। कभी भी हमने हीप ओवरफ्लो की एक्सेप्शन नहीं सुनी, स्टैक ओवरफ्लो की एक्सेप्शन सुनी है, राइट। यस सर। यस सर। तो by using the various access modifier like private, public, protected, internal, etc, it is possible to control accessibility of the class member। ये बात सबको समझ में आ गई। अब जनाब हमारे पास ये प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने कुछ मोटी मोटी चीजें पढ़ ली कि भाई प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और कुछ इससे थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा। कैन आई गेट अ यस? एक्नॉलेज करो। और कोई सवाल है इस पैराग्राफ में से तो पूछ लो, नहीं तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। नो सर, कोई सवाल नहीं है, सब क्लियर है। चलो गुड, ठीक है। अगर कोई चीज कंफ्यूज कर रही होगी भाई उसी वक्त रोक के पूछ लेना। अच्छा, अब जनाब यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई वाई प्रॉपर्टी इस्तेमाल ही क्यों की जाती है? थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा। अच्छा मरियम, आप क्या कह रही हैं? अच्छा, स्टैक और हीप। देखें मरियम, होता ये है कि हमारे पास ये दो टाइप के कलेक्शन होते हैं, क्लासेस और स्ट्रक्चर्स, दोनों सेम तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। लेकिन जनाब हम आम तौर पर स्ट्रक्चर्स इसलिए क्रिएट नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है वो स्टैक मेमोरी में जाके देखें। जब भी क्लास देख, मैं आपको बताऊं, अब ये क्लास बना दी, ये जब तक ये मेमोरी एलोकेट नहीं करेगी जब तक कि मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा। वंस मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया ना, तो इसका मतलब इसने हीप में जाके एक मेमोरी एलोकेट कर दी। लेकिन क्लास अगर मैं स्ट्रक्चर्स क्रिएट करूंगा ना, सही है, हमें स्ट्रक्चर्स के लिए स्ट्रक्ट का कीवर्ड मिलता है, और उसी तरीके से हम बनाते हैं ये। अब जब मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करता हूँ ना, तो ये बनते हैं स्टैक मेमोरी। अब स्टैक मेमोरी क्योंकि एक शॉर्ट मेमोरी होती है, एक लिमिटेड मेमोरी होती है, सही है। होती तो हीप भी लिमिटेड है, लेकिन उसका साइज एज कम्पेयर टू स्टैक बहुत ह्यूज होता है, तो जिसकी वजह से क्लासेस जो होती है वो हीप मेमोरी में जाके क्रिएट होती है, मेमोरी एलोकेट करती है। तो आप कितनी भी क्लासेस बना लो अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक, बट स्टैक मेमोरी क्योंकि लिमिटेड होती है और स्ट्रक्चर जो है वो स्टैक मेमोरी में जाके क्रिएट होते हैं, और फिर होता ये है कि वो फिर ओवरफ्लो की एक्सेप्शन आने लगती है क्योंकि वो जल्दी फिल हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई वाई प्रॉपर्टी जनाब इस्तेमाल ही क्यों की जाती है? यूजुअली इनसाइड अ क्लास वी ऑलवेज डिक्लेयर अ डेटा फील्ड एज अ प्राइवेट बिकॉज मेकिंग फील्ड class field public and exposing to the external world is bad, as you will not control over what get assigned and return। इसका क्या मतलब हुआ जनाब? किसी को कुछ समझ में आ रहा है? पढ़े जरा इसको।
सर इसका ये मतलब है कि हम हर किसी को ना हर चीज की वेरिएंट दिखा सकते हैं और ना ही हम हर कोई वैल्यू किसी भी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। देखो होता ये है कि अब तुम लोग स्टूडेंट हो, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, सही है। जो काम तुम लोगों के साथ होता है तो स्टूडेंट लेवल पे वही काम मेरे साथ होता है। अब मेरे क्या होता है कि भाई मुझे जो आईडी यूनिवर्सिटी की तरफ से मिली है वो क्या है, वो यूनिवर्सिटी ने खुद मुझे अलॉट की है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं ली। अगर मैं अपनी मर्जी से लेता तो मैं कोई ऐसी गलत वैल्यू भी ले सकता था जो कि सिस्टम एक्सेप्ट ना करे, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि भाई नेम जो है वो किसी का या तो गलत या तो किसी ने कोई नेम ही नहीं दिया, तो क्या सिस्टम बगैर नेम के किसी को एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। और इसी तरीके से अगर हम लोग अपनी एग्जाम्पल ले लें मार्क्स की, तो आप लोगों में से कोई ऐसा है कि अभी आप लोगों के जो लैब नंबर 1 से लेकर 8 तक के मार्क्स लगे हैं उसको चेंज कर सके? वो मार्क्स आप लोगों के लिए और जो मेरे मिड टर्म के मार्क्स लगे वो मेरे लिए जनाब रीड ओनली है, कि मैं सिर्फ उसको देख सकता हूँ, उसको चेंज नहीं कर सकता। तो वाई प्रॉपर्टीज, तो यूजुअली इनसाइड अ क्लास वी ऑलवेज डिक्लेयर द डाटा फील्ड एज अ प्राइवेट। आमतौर पर हम लोग अपनी डाटा फील्ड को प्राइवेट करते हैं ताकि, क्योंकि एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है वो बहुत जालिम है। कहते हैं ना कि दुनिया जालिम है, तो जनाब वो दुनिया इसलिए जालिम है क्योंकि आप वो कुछ भी कर सकती है। तो आपने उससे अपने डाटा फील्ड्स को क्या करनी है, सेव करनी, कि भाई दुनिया को लगे कि आप एक्चुअल वैल्यू इसमें दे रहे हो, लेकिन ऐसा ना हो, आपकी डाटा फील्ड क्या हो, सेव हो। और वैल्यू को कौन ले रहा हो, प्राइवेट। अब हमारे पास वाई प्रॉपर्टी की एक प्योर एग्जांपल आ गई कि भाई अब हमें यहाँ पे पता चलेगा कि भाई प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट कैसे क्यों यूज होगा, क्यों जरूरत पड़ेगी। अब इन्होंने छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे ली है कि जनाब सपोज कर लो आपके पास एक क्लास है स्टूडेंट, और उस क्लास के अंदर 3 फील्ड्स हैं, कौन सी, आईडी, नेम और पासिंग मार्क्स, ठीक है। ये बात तो सबको पता है कि भाई एक जो है वो क्लास है उसके अंदर 3 फील्ड हैं, और तीनों फील्ड जो है जनाब, हाँ मैंने कर दी फिलहाल पब्लिक इंटीजर आईडी, एक फील्ड ये हो गई। पब्लिक स्ट्रिंग नेम, एक फील्ड ये हो गई, सॉरी स्ट्रक कह रहा हूँ, स्ट्रिंग, ठीक है जनाब। और इसी तरीके से एक फील्ड मेरे पास ये हो गए पब्लिक इंटीजर मेरे मार्क्स। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जनाब आपके पास ये 3 फील्ड होनी चाहिए, और यहाँ पर उन्होंने कंस्ट्रेंट दे दिए कि अब जनाब कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ कंस्ट्रेंट हैं जो आप लोगों को फुलफिल करने हैं। पहला कंस्ट्रेंट क्या है कि आईडी शुड ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब ये है कि आईडी आपकी क्या होनी चाहिए, एक पॉजिटिव होनी चाहिए, शुड ऑलवेज पॉजिटिव। आप में से या मुझे मिलाकर कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जिसकी आईडी नेगेटिव में हो? नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने एक फील्ड तो बना दी आईडी की, लेकिन जब हम इस क्लास को इम्प्लीमेंट करेंगे और S1 से हम अपनी फील्ड को यूज करेंगे, तो जनाब अब क्योंकि ये वाली फील्ड का एक्सेस क्या है, पब्लिक। अब पब्लिक है तो कोई कुछ भी कर सकता है। हमने सबसे पहले जाते ही अपने रूल को वायोलेट कर दिया, ये मेरी स्टूडेंट आईडी और मैंने इसको दे दिया एक नॉन पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। तो आपके हिसाब से कि क्या ये वाला रूल वायोलेट हुआ या नहीं? यस सर, ऑफ कोर्स हो गया। अब उसके बाद जब Yes, दूसरा कंस्ट्रेंट आ गया कि भाई नेम कैन नॉट सेट टू नल, नेम जो है वो जनाब नल नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि फील्ड मेरी पब्लिक थी तो पब्लिक का मतलब अवामी बेचारा, तो यहाँ पर S1 डॉट करने के बाद जब नेम मिला तो जनाब मैंने नेम को कह दिया नल, तो जनाब ये वाला रूल भी वायलेट हो गया।
फिर अगली चीज क्या है यार, ये अपना आप लोग ना माइक बंद कर दो, ठीक है? कोई क्वेश्चन हो तो फिर माइक ऑन कर लिया करो आप लोग। अच्छा, इफ द स्टूडेंट नेम इज मिसिंग, अब यहाँ पर इन्होंने तीसरी कंडीशन ये कह दी कि भाई अगर नाम जो है वो एक तो नल नहीं हो सकता, और अगर इन केस स्टूडेंट का नाम नल हो गया तो वो बाय डिफॉल्ट नो नेम आ जाए उसकी जगह। तो क्या यहाँ पर अभी तक कोई ऐसी सूरत नजर आ रही है कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि भाई नेम जो है वो नॉट नल ना रख सकें? इस सिचुएशन पर रहते हुए हमें ये चीजें होती हुई नहीं नजर आ रही। अगली चीज क्या है कि भाई पासिंग मार्क्स शुड बी रीड ओनली। अब ये पासिंग मार्क मैंने मार्क्स का तो बना लिया था वेरिएबल, बट जनाब जब मैं, क्योंकि ये पब्लिक है तो पब्लिक का मतलब बेचारा कोई भी यूज कर सकता है, और मार्क्स जाकर भाई मेरे 25 में से जो है वो फॉर एग्जाम्पल 21 नंबर थे, मैंने खुद अपने 25 नंबर कर लिए। अब बोलो क्या कर सकते हो? तो भाई ये तमाम रूल जो है मैंने इजीली वायोलेट कर ली। मुझे कोई सिचुएशन नजर ही नहीं आई कि मैं इनके साथ ऐसा क्या करूं, क्योंकि ये तो नॉर्मल फील्ड्स हैं। अब इन फील्ड्स पे मुझे क्या करनी है, कंडीशन लगानी है। अब इन फील्ड पे क्या करनी है, कंडीशन लगानी है, लेकिन बाइंड करते हुए। अब यहाँ पर दोबारा से इस एग्जाम्पल को पढ़िए कि सपोज यू आर आस्क्ड टू क्रिएट अ क्लास नेम स्टूडेंट दैट हैव 3 फील्ड आईडी नेम मार्क्स। अब यहाँ पर आईडी शुड ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव, नेम कैन नॉट सेट नल, और अगर नल हुआ तो नो नेम रिटर्न हो जाए। अब ये यहाँ पे देखें कह रहे कि नो नेम रिटर्न हो जाए। अब जनाब हमें तो ये पता है कि भाई रिटर्न या तो कोई मेथड करता है या तो प्रॉपर्टी करती है, इसके अलावा और कुछ। और पासिंग मार्क शुड बी रीड ओनली। अब ये रीड ओनली से मुराद कुछ ये समझ में आ रही है आप लोगों को कि भाई जनाब हमारे पास ये रीड ओनली, तो यकीनन हमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में खेलना पड़ेगा। अब प्रॉपर्टी में कैसे खेलना पड़ेगा? क्लास एक वर्ड आमतौर पर प्रोग्रामिंग में यूज होता है ट्रेडिशनल अप्रोच। एनी आइडिया अबाउट इट? ट्रेडिशनल अप्रोच। सर जो हुक के प्रिंसिपल भी शायद बेस ना करती हो, या जो हर प्रोग्रामर यूज करता हो, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हर प्रोग्रामर यूज करते हैं। देखो ट्रेडिशनल अप्रोच आमतौर पर ऐसा होता है कि मैं मिसाल के तौर पर ले लेता हूँ कि भाई लूप। लूप क्या है? हमें लूप का स्ट्रक्चर पता है कि भाई वो आइट्रेशन चलाता है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है? अगर हमें लिमिटेड टाइम लूप को चलाना है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारी मीटिंग जो है ना यहाँ पे लेस देन अ मिनट रह गई, मेरी फिर बात कट जाएगी। तो ये है कि हम यहाँ पर अभी स्टॉप कर लेते हैं और उसके बाद आप लोग रिज्वाइन कीजिए नेक्स्ट सेशन।